हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो एक और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। जो महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण चैप्टर्स हमने वन शॉट में किए थे, उसका लगातार हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आपका चैप्टर भी अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाए, ये पूरा प्रयास हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन का पूरा चैप्टर किया था, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपके एमसीक्यूज भी होंगे, फिलअप्स भी होंगे, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सभी तरीके के प्रश्नों को हम डील करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट सेशन को। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की टीम आपके सामने है। कक्षा 6 से 12 तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी सभी स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई बोर्ड्स का कंप्लीट हिंदी माध्यम में आपके लिए सिलेबस लेकर आई है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। यानी आपको बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के, बिना कोई पैसा खर्च किए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप चाहे किसी स्टेट बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो या कहीं से भी हो, आप सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर, सभी वीडियोस बिल्कुल निःशुल्क कहां पढ़ सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पूरी पढ़ाई निःशुल्क है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन जो है। तो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये जो महत्वपूर्ण चीजें हमने देखी थी, इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और आपके पूरे चैप्टर रिवीजन में भी वो क्वेश्चंस काम आएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। अब देखिए, ये वो कांड था जब महात्मा गांधी जस्ट भारत में आकर और अभी छोटे मोटे सत्याग्रह कह के भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें घुसने का प्रयास कर रहे थे या शुरू करने के प्रयास कर रहे थे। तब तक क्या हुआ, अप्रैल 1919 में, ठीक है, टू बी मोर प्रिसाइज 13 अप्रैल, जिस दिन बैसाखी मनाई जाती है, तो 13 अप्रैल 1919 को ये क्या हुआ, अमृतसर में जलियांवाला बाग जो है वहां पर जनरल डायर ने क्या कर दी, गोली चलवा दी और वहां पर लगभग 1000 लोगों के आसपास वहां क्या हो गए, निर्दोष लोग मारे गए। तो ये एक बहुत ही क्रूर हत्याकांड था। ठीक है, और ये कब हुआ था, तो सही जवाब इसका ख हो जाएगा, अप्रैल 1919। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, कब लिया। अब देखिए, ये इसका अनाउंसमेंट हुआ 1920 में। ठीक है, 1920 में इसका अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद ये लगातार असहयोग आंदोलन चलता जा रहा था। क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें थी आगे भी डिस्कस करेंगे, पहले भी किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके वन शॉट रिवीजन कर लिया है मैंने, जरूर देख लीजिए आप, वो वीडियोस वहां पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अचानक फिर 1922 में चौरी चौरा, गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा, जहां पर यह पूरा आंदोलन हिंसक हो गया और वहां पर एक पुलिस थाने के अंदर कई अंग्रेजों को जलाकर मार दिया गया। जाहिर सी बात है, क्रिया की प्रतिक्रिया। और इससे आहत होकर, इससे नाराज होकर गांधी जी ने कहा कि जो ये आंदोलन है ये हिंसक होता चला जा रहा है और उन्होंने इसको वापस लेने का प्रयास किया, घोषणा की। तो सही जवाब इसका है घ, फरवरी 1922। ठीक है, फरवरी 1922 इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन सन 1929 के अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। अब देखिए, अभी तक क्या हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी में कोई युवा अध्यक्ष नहीं बन रहा था ज्यादातर, और एक तरह से जो नरम दल की पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी थी वो अध्यक्ष बनते हुए चले आ रहे थे। तो 1929 में एक बार फिर महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जवाहर को अध्यक्ष होना चाहिए और पहली बार जवाहरलाल नेहरू को इसमें अध्यक्ष चुना गया। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण सेशन है कि यहीं पर क्या हुआ, कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की, पूर्ण स्वराज। और इस अधिवेशन के बाद ही 26 जनवरी 1930 को भारत का झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, स्वतंत्रता, ठीक है, दिवस। ठीक है, और इसीलिए 26 जनवरी इतना महत्वपूर्ण डेट बन गया कि इसी दिन फिर हमने अपने भारत का संविधान भी लागू किया और रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू इसका क सही जवाब हो जाएगा। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। और आपको पता है कि 1930 में क्या शुरू हो गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, जिसको और किस नाम से जाना जाता है, नमक आंदोलन, नमक सत्याग्रह। ठीक है, नमक सत्याग्रह, है ना। और ये जो नमक सत्याग्रह था, ये साबरमती से और दांडी तक ये यात्रा की गई थी
और इसी बीच फिर गोलमेज सम्मेलन भी शुरू हो गए थे लंदन में। तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को भाग लेने के लिए, मनाने के लिए और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए लॉर्ड इरविन, जो उस समय वायसराय थे, उन्होंने गांधी जी को बातचीत के लिए बुलाया और ये गांधी इरविन समझौता कहलाता है, जो कब हुआ था? सन 1931 में। और इसके बाद फिर गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी भी हुए। तो जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए उसमें से मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ही था जिसमें गांधी ने भाग लेने की स्वीकृति प्रदान की थी। तो ग इसका बिल्कुल सही जवाब है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है। ये कब मनाया गया, ये कब किया गया बेसिकली? तो इसका आह्वान जो है ये 16 अगस्त 1946 को पहली बार किया गया। और किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्यों? अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर अपनी बातों को मनवाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किया, जो बहुत ही हिंसक और सांप्रदायिक कह सकते हैं कि राइट्स या दंगे में परिवर्तित हो गया। और ये बेसिकली मुस्लिम लीग के तरफ से किया गया, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना उससे जुड़े थे। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा आह्वान किया गया और देश में बहुत ज्यादा दंगे हुए, जिसके बाद से फिर सेपरेशन यानी कि विभाजन भी देश का करना पड़ा। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, किसको कहा गया था? मुस्लिम लीग के। इसी समय ये इस तरह के नारे चल रहे थे कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। ये सारी चीजें इस डायरेक्ट एक्शन डे में की जाती थी, ठीक है। तो इसका सही जवाब है, इसका ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया 44, 45, 47, 46। अब देखिए, क्रिप्स मिशन, वेवेल प्लान, कैबिनेट मिशन, सभी मिशंस के सभी प्रयासों के फेल होने के बाद फिर लॉर्ड माउंटबेटन को आखिरी बार जो है वायसराय बनाकर भारत भेजा गया, क्योंकि उसके बाद कोई दूसरे अंग्रेज वायसराय नहीं हुए, भारत के ही सी राजगोपालाचारी हुए। फिर देश आजाद होकर संविधान लागू हुआ और राष्ट्रपति बनने लगे। तो जो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, इनको भारत का वायसराय नियुक्त किया गया और इन्होंने जून 1947 में महत्वपूर्ण माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन योजना लेकर ये आए, ठीक है। और इसके तहत क्या हुआ? भारत की आजादी, ठीक है, और विभाजन दोनों हुआ, ठीक है, और विभाजन, ठीक है, दोनों हुआ। और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ है। बेसिकली 3 जून आप कह सकते हैं इसको, 18 जुलाई को उसको स्वीकृति मिली थी। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन जो है, इनको नियुक्ति कब की गई? तो इनकी नियुक्ति की गई सन 1947 में। 1947 इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए किस तरह की स्थापना हुई? मुस्लिम लीग की? तो मुस्लिम लीग तो राष्ट्रवादी विचारधारा की बात ही नहीं कर रहा था। प्रजामंडलों की, होम रूल लीग की, या इन सब में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख, प्रजामंडलों की। प्रजामंडल आंदोलन भी हुआ, प्रजामंडल आंदोलन। अब देखिए, आपको ये पता है कि जो देश तो पूरा था वो एक तो ब्रिटिश इंडिया में डिवाइडेड था और एक उसमें रजवाड़ों का इंडिया होता था। तो वहां पर भी लोग आजादी की बात करें, वहां के भी लोग अपने आजादी और अपने स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ते रहे, तो उसके लिए प्रजामंडलों की स्थापना की गई और प्रजामंडल आंदोलन किया गया, जो अपने हक की, अपने आजादी की बात करते थे। तो रजवाड़ों में यानी कि जहां पर राजाओं का शासन चल रहा था, वहां की बात की जा रही है। ख, प्रजामंडल, ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फिलअप सब है। डैश में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, कहां? लंदन में, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। असहयोग आंदोलन डैश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया। तो कब चलाया गया? ये 1920 में, ठीक है, 1920 में महात्मा गांधी के आंदोलन में असहयोग आंदोलन, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। गांधी जी क्या बोलते थे बार बार? वो ये बोलते थे कि देखिए, अंग्रेजों का शासन भारत में इसलिए स्थापित हुआ क्योंकि भारतीयों ने उसमें सहयोग प्रदान किया। शुरू में उनको व्यापार करने में सहयोग दिया, बाद में उनकी जिम्मेदारी, उनकी सारी चीजों में सहयोग करते चले गए, और हमारे सहयोग से हम टैक्स भरते हैं, हम आंदोलन नहीं करते, इसलिए शासन चल रहा है। अगर इसमें असहयोग करना शुरू करें तो इनको जाना पड़ेगा। तो इन आंदोलनों की सूची भी ध्यान रखनी जरूरी है। मैंने आपको शुरू से एक क्रम बताया था, एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं कि 1857 में क्या हुआ था? 1857 में, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 1857 में क्या हुआ?
पहली क्रांति। ठीक है, हमने देखा था कि इसके पहले भी कई सारे विद्रोह चल रहे थे, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, लेकिन देशव्यापी क्रांति 1857 में देखी गई। उसके बाद काफी दिन तक शांति रही, फिर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, यह क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। स्थापना हुई, इस 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद धीरे धीरे करके नरम दल के लोग मांग करते रहे। ठीक है, डब्ल्यूसी बनर्जी और इस तरह के महत्वपूर्ण लोग। उसके अलावा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, बंग भंग, और 1905 और 6 में ही, 6 में बेसिकली क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, वंदे मातरम का गीत यहीं आया पहली बार, मतलब इसमें ज्यादा इस्तेमाल किया गया। अब ये स्वदेशी आंदोलन क्या था, ये बेसिकली बंगाल विभाजन के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा था कि बंगाल विभाजन को खत्म किया जाए। उसके बाद धीरे धीरे कोई इस तरह का महत्वपूर्ण आंदोलन चल नहीं रहा था। फिर सीधे 1920 में, 1915 में महात्मा गांधी आए, आपको पता है महात्मा गांधी का भारत आगमन। ये महत्वपूर्ण रिवीजन है, इसको आप जरूर ध्यान रखें। भारत आगमन। 1920 में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक, इसके अलावा अब इसके बाद जो बड़ा आंदोलन होगा वो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, जिसको नमक सत्याग्रह भी कहा गया। नमक सत्याग्रह। ठीक, इसके अलावा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये प्रमुख है। तो ये आपको बेसिकली ध्यान रखने हैं कि ये वो क्रम है आंदोलनों का जो भारत में चलता रहा, और इस तरीके से सारी चीजें होती चली गई। फिर हमने एक क्रम भी बनाया था कि वन शॉट रिवीजन में आप जरूर जाके करिएगा, वो मैं आपको यहाँ नहीं बनाऊंगा, उसके लिए आपको वहां जाना पड़ेगा कि पहले कौन सा क्रिप्स मिशन आया, फिर अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, वेवल प्लान, कैबिनेट मिशन, ये सारी चीजों का भी एक हमने डिटेल में चर्चा की हुई है, उसको आप जरूर देख लेंगे। मैंने आपको रिवीजन मोड के लिए एक बार ये चीजें साथ में करा दी है। तो यहाँ प्रश्न यही था कि 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया, वो क्या था, असहयोग आंदोलन। थर्ड क्वेश्चन है, डैश के अंत में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। तो 1931 में, ठीक है, देखिए 30, 31, 32, 3 साल में तीनों निपट गए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ, नवंबर 1930, नवंबर 1930 में। और इसमें क्या हुआ, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, और लास्ट वाले में भी नहीं लिया था, कांग्रेस ने केवल द्वितीय वाले में भाग लिया था। इसमें तो इस समय तो कांग्रेस के ज्यादातर नेता जो है जेल में बंद थे। डैश में इंग्लैंड की सरकार ने एक कमीशन नियुक्त किया, कब, 1927 में, 1927, और वो कमीशन का नाम क्या था, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। फरवरी डैश में डैश को वायसराय नियुक्त किया गया। तो फरवरी कब किया गया था, तो यह किया गया फरवरी 1947, ठीक है, किसको, माउंटबेटन को, और वो जून में प्लान लेके आ गए। तो फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया, और वो आखिरी अंग्रेज वायसराय थे, और आजाद भारत के पहले थे। डैश एक व्यापक आंदोलन था, कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको क्या कहते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो। ये आपको क्या है ना, वन लाइनर्स या फैक्चुअल क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में बहुत काम आते हैं। चाहे आप ब्रीफ आंसर लिख रहे हो तो भी काम आएंगे, या चाहे आप छोटे आंसर्स लघु अति लघु भी लिख रहे हो तो काम आएंगे। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। अब एक मैच द फॉलोइंग करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चंपारण आंदोलन कब हुआ, 1917 में। तो ये ए यहां पर पहला आ जाएगा, ठीक है। चंपारण आंदोलन आपको मैंने पूरी कहानी भी समझाई थी
कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी गए हुए थे, जहां पर बिहार से कुछ नेता आए थे, राजकुमार शुक्ला जैसे नेता, और उन्होंने कहा कि चंपारण में एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या क्या थी? 3 कठिया सिस्टम, है ना। मैं आपको एक रिवीजन करते हुए चल रहा हूं। 3 कठिया, हाँ 3 कठिया सिस्टम, 3 कठिया प्रणाली। और उसमें क्या था? उसमें यह था कि 1 बीघे में से 3 कट्ठा यानी 20 हिस्से का तीसरा भाग 3/20 जो है, उसमें वो नील की खेती किसानों को करने के लिए बोलते थे, जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता था, जमीन भी खराब होती थी। इसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह किया और उसमें किसानों को राहत मिली। ये चंपारण आंदोलन, ये सबसे पहला सत्याग्रह था, ध्यान रखिएगा। भारत में गांधी का पहला सत्याग्रह, गांधी का पहला सत्याग्रह, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह कब किया गया? 1918 में, ठीक है, यह महत्वपूर्ण है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में, ठीक है, 13 अप्रैल 1919। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में शुरू हुआ। 1920 है या तो 21 में चल रहा होगा, हाँ तो 21, ठीक है, तो 21 में ये चल रहा था, 20 में अनाउंस हुआ, 21 में जोर शोर से चल रहा था, ठीक है। इसके अलावा बारडोली में किसान आंदोलन कब हुआ? तो बारडोली में किसान आंदोलन हुआ 1928 में, ये 5th नंबर है। यहीं पे सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत चमक के निकले थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो ये आंदोलन हुआ 1930 में, ठीक है, 6, जिसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? ये हुआ 1942 में, 1942 में, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इसको आप जरूर नोट कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन साथ साथ में आप करते रहिए और चेक करते रहिए कि आपका कितना रिकॉल हो रहा है, कितनी इंफॉर्मेशन आपको याद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ सत्य सत्य देख लेते हैं कि लाल बाल पाल, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों को त्रिमूर्ति कहा जाता था, ठीक है। गरम दल के, खास करके गरम दल के लोग थे। इन्होंने अंग्रेजों के विरोध में उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, ये उदारवादी नहीं थे बल्कि क्या थे? आक्रोश वाले या उग्र वाले थे। सन 1914-18 में प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, सही जवाब। महात्मा गांधी को सन 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, बिल्कुल ठीक। जब असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, असत्य है, केवल दूसरे में गए थे। ब्रिटेन की लेबर पार्टी भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थी, बिल्कुल ठीक बात है। कंजर्वेटिव और लेबर, वहां 2 पार्टियां हैं। लेबर पार्टी चाहती थी कि भारत को आजादी दे दी जाए। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ, बिल्कुल सही। आइए देखते हैं कौन कौन सा सत्य असत्य है। तो पहला स्टेटमेंट असत्य है, आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल नरम दल के नहीं थे, गरम दल के थे। 1914 से 18 में सेंसरशिप था, सत्य है। महात्मा गांधी को राजद्रोह में किया गया, सत्य है। तृतीय गोलमेज में भाग लिया, असत्य स्टेटमेंट। बाकी दोनों स्टेटमेंट सत्य है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट, जब तक आप फैक्चुअल चीजों को ध्यान में नहीं रखेंगे, पूरी कहानी को नहीं समझेंगे, तब तक आपको कंफ्यूजन होगी। और मैंने कहा कि पूरी कहानी समझने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर महात्मा गांधी से संबंधित जो ये पूरा चैप्टर है, इसको मैंने बहुत डिटेल में कराया हुआ है, इसको जरूर जाके आप रिवाइज करें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब काफी क्वेश्चंस को मैंने इसमें 1 लाइनर्स में भी रिपीट किया ताकि आपको दिमाग में क्वेश्चंस आ जाएं और समझ में आ जाएं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? फरवरी 1922 में। किस कांड के बाद? तो चौरी चौरा, ये इंपॉर्टेंट है, चौरी चौरा में हिंसा के बाद, ठीक है। 4 फरवरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो डेट थी जब हिंसा हो गई थी, ठीक है, 1922 में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और यहां पर क्या किया गया? बार-बार रिवाइज करते चलना है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? सन 1931 में समझौता हुआ। और उसके बाद फिर गांधी जी ने क्या किया? निर्णय लिया कि वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, क्योंकि अंग्रेजों को क्या लग गया था कि बाकी भले कोई पार्टी भारत से शामिल हो, अगर कांग्रेस शामिल नहीं होती है तो उसका कोई बहुत अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इसके बाद उन्होंने भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किसने किया? मुस्लिम लीग ने, हमने देखा भी था। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया? सन 1947। रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए क्या स्थापना की गई? प्रजामंडलों की। प्रजामंडल आंदोलन किए गए। किस स्थान में पहला गोलमेज आंदोलन हुआ? लंदन में। तो बेसिकली जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे उसको फिर से एक बार रिवीजन मोड में हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन किस सन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया? सन 1920 में चलाया गया। 21 में पूरा चल रहा था और 22 में फिर वो बंद हो गया। किस सन के अंत में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ? 1931 में। तीसरा 1932 में। तो पहला गोलमेज सम्मेलन, ध्यान रखेंगे, पहला, या ऐसे आप लिख सकते हैं,
गोलमेज सम्मेलन, ये बार बार भूलता है, कंफ्यूज होगा आपको। गोलमेज सम्मेलन, ठीक। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। 1930, 1931, 1932। ये इसलिए स्पेशल है कि कांग्रेस ने भाग लिया, महात्मा गांधी इसमें गए थे, कांग्रेस ने भाग लिया और बाकी उसके बाद फिर भाग लिया, ठीक है ना। यानी केवल इसमें ही भाग लिया था, उसके बाद उन्होंने या उससे पहले पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस सन में इंग्लैंड की सरकार में एक कमीशन नियुक्त किया गया? 1927। इस कमीशन को क्या बोला गया? हाँ, तो ये जो कमीशन थी, एक चीज ध्यान रखिएगा कि साइमन कमीशन इसको बोला गया, और साइमन कमीशन जो 1919 में सुधार किए गए थे सरकार के द्वारा, तो ये बोला गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, तो बोला था कि ये जो कमीशन आएगा देखेगा कि उस सुधारों में क्या कमी है और क्या किया जा सकता है। तो 10 साल बाद आने वाला था, लेकिन 2 साल पहले और बना दिया गया, तो ये साइमन कमीशन बनाया गया, ठीक है। और इसका नाम साइमन कमीशन क्यों पड़ा, डिटेल में वीडियो मैंने बताया हुआ है। इसलिए पड़ा क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे, और इसका भारी विरोध भारत में हुआ, क्योंकि भारत में सुधारों को लेकर बात होनी थी और भारत का कोई सदस्य इस कमीशन में शामिल नहीं था, ठीक है। तो 1927 में होता है, ध्यान रखेंगे। इसी 1927-28 में फिर नेहरू रिपोर्ट भी आई थी, जो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट थी। फरवरी 1947 में किसको वायसराय नियुक्त किया गया? लॉर्ड माउंटबेटन। एक व्यापक जन आंदोलन क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन। कब शुरू हुआ, कब इसकी घोषणा की गई? 8 अगस्त 1942 बंबई से, ठीक है, टैंक मैदान, बंबई के अधिवेशन से। हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने लिखी थी, इसके अलावा वो और हरिजन पत्रिका में लिखते थे, स्वराज उनकी लिखी हुई है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। क्यों कहा जाता है? जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट था या रीजन था, जो कह सकते हैं, जो उत्तर पूर्वी जो हमारा पूरा भारत का इलाका था, जिसमें आज का पाकिस्तान जो आप देख रहे हैं ऊपर कश्मीर तक, इस इलाके में जो ये सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। और जब इंडिविजुअल, जब ये सारे असहयोग आंदोलन, खास करके जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस तरह के भारत छोड़ो आंदोलन चल रहे थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इनका एक क्या था, इनका संगठन था खुदाई खिदमतगार, इंपॉर्टेंट है, हमने चर्चा किया था, खुदाई खिदमतगार, जिसको लाल कुर्ती भी कहा जाता था, लाल कुर्ती। और उस एरिया के इनको गांधी कहते थे, सीमांत गांधी, जहां सीमा खत्म होती थी वहां के गांधी के रूप में थे। तो इन्होंने विभाजन का भी बहुत विरोध किया था। तो ये महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था? जनरल डायर, इस हमने चर्चा की थी। पश्चिमी सीमांत प्रांत के सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रसार किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान ने, ठीक है। पश्चिमी उत्तर सीमांत या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो था सविनय अवज्ञा को कौन, सिविल डिसोबीडियंस को कौन प्रमोट कर रहा था? अब्दुल गफ्फार खान। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। पूना समझौता कब हुआ? 25 सितंबर 1932। किसके किसके बीच में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, अंबेडकर, और किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी के बीच में, ठीक है। इसकी डिटेल चर्चा हमने की थी कि दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जा रही थी, जिसका विरोध गांधी जी कर रहे थे, और फिर बाद में यह समझौता हुआ कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ही एक आरक्षण की बात चर्चा कर, एक व्यवस्था कर दी जाएगी, जिससे कुछ दलितों को सीट मिले और वहां से जीते। अलग इलेक्टोरेट को देने से अपर कास्ट और लोअर कास्ट में एक विभाजन हो जाएगा, या एक इसमें मतभेद पैदा हो जाएगा, जो ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें समझौता हुआ था, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बंक फेंका? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। 8 अप्रैल 1929, किस दिन फेंका था? 8 अप्रैल 1929, ये महत्वपूर्ण है, जिसके बाद उनको फिर उसी के बाद वो गिरफ्तार भी कर लिए और उनको फिर फांसी भी दे दी गई थी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है सवाल, आप जरूर ध्यान रखेंगे, 8 अप्रैल 1929। इसके अलावा क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन 1929, ठीक है। ये भी हमने चर्चा की थी कि 1929 में लाहौर अधिवेशन आया, और लाहौर अधिवेशन के बाद फिर ये मांग की गई कि अब भारत में कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं, किसी तरह की और सुधार नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी तरह आजादी चाहिए। स्वशासन, यहां पहले क्या हुआ ना, स्वशासन से पूर्ण स्वराज की मांग पर हम लोग आ गए कि अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। पहले क्या था कि ऊपर उनका डोमिनेंट स्टेटस रहता था और ये रहता था कि ठीक है नीचे हम अपना राज चलाएंगे, स्वशासन करेंगे, लेकिन अब ये होम रूल की बात की जाती थी पहले, ठीक है।
लेकिन फिर क्या हुआ कि नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग कहां किया? तो 1917 चंपारण बिहार में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां क्या सिस्टम चल रहा था? 3 कठिया सिस्टम, 3 कठिया प्रणाली। ठीक है, जहां क्या करना पड़ता था, किसी भी जमीन के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी, जिससे कि किसानों को बहुत नुकसान होता था। इंडिगो फार्मिंग करनी पड़ती थी। ये महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो खिलाफत आंदोलन, जिसको क्या खिलाफत आंदोलन जो ऑटोमन एम्पायर, जो तुर्की के एम्पायर थे, उनके खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ यहाँ के मुसलमानों ने शुरू किया था। अली ब्रदर्स ने, आपको बताया गया था, चर्चा हुई थी, और ये शुरू किया गया 1 अगस्त 1920 को। और इसको असहयोग आंदोलन के साथ गांधी जी ने जोड़ दिया था, जिससे काफी हिंदू मुस्लिम एकता भी उस समय देखने के लिए मिली थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। यहाँ पे क्या है, डेट वाइज क्वेश्चन पूछने की बात है। 13 अप्रैल 1919 महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये ना असहयोग आंदोलन की भूमिका तैयार हो गई यहां से, इसलिए थोड़ी ये महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है, अति लघु तरह के सवाल है कि महात्मा गांधी की तुलना अब्राहम लिंकन से क्यों की जाती है? अब देखिए, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अमेरिका जो है 1776-78 से ही आजाद मुल्क के तौर पर चल रहा था, लेकिन अमेरिका में बहुत सारी समस्याएं ऐसी थी जो अभी भी चल रही थी। वहां पर गृह युद्ध की समस्या आई थी, वहां पर नस्ल भेद, है ना, यानी रंग भेद, और महिलाओं को वोटिंग अधिकार, बहुत सारी यहां दिक्कत कुरीतियां अभी चल रही थी, जिससे लड़ाई अब्राहम लिंकन ने लड़ी थी। इसी तरह महात्मा गांधी ने यहां पर लड़ाई लड़ी जाति के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, ये सारी चीजें। इसलिए वहां पे टाइम्स मैगजीन ने और इस तरह के लोगों ने इसकी तुलना की। तो महात्मा गांधी की तुलना अब्राहम लिंकन से किस कारणों से की जाती है? अमेरिका की टाइम पत्रिका ने गांधी की बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन से की। हाँ, एक बलिदान की तुलना और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या कर दिया गया था, अब्राहम लिंकन की भी हत्या हुई थी, गांधी जी की हत्या हो गई थी। तो क्या तर्क दिया गया? पत्रिका में कहा गया कि एक धर्मांध अमेरिकी ने लिंकन को मार दिया क्योंकि वह रंग और नस्ल से हटकर मानव मात्र की समानता में विश्वास रखता था, और दूसरी ओर एक धर्मांध हिंदू ने गांधी की लीला समाप्त कर दी क्योंकि वे भाईचारे का प्रचार कर रहे थे। तो दोनों लोगों की जो हत्या हुई, अपना अपना काम करते हुए, इस तरह की हत्या के खिलाफ जो है, इस तरह की हत्या की समानता को देखते हुए इन दोनों की तुलना की जाती है, एक जैसे बताया जाता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या था? अब इसको अंग्रेजी में मैंने बताया कि डायरेक्ट एक्शन डे कहा जाता था, और ये मुस्लिम लीग ने शुरू किया था। क्या था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लोक की मांग के समर्थन में किया। इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन निश्चित किया गया। उस दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। यह हिंसा कलकत्ता से प्रारंभ होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत पंजाब तक फैल गई। कुछ स्थानों पर मुसलमानों को तो कुछ अन्य स्थानों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग और जिन्ना के नेतृत्व में हो रहा था अलग पाकिस्तान के लिए, और ये बहुत ही ज्यादा सांप्रदायिक, बहुत ही ज्यादा हिंसक आंदोलन बनता चला जा रहा था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। उदारवादियों तथा गर्म दलीय नेताओं की नीति में कोई एक अंतर लिखिए। तो होता ना नरम दल और गरम दल, नरम दल, दाल क्यों लिख रहा हूं मैं भाई नरम दल, गरम दल। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते थे मॉडरेट्स, और इसको बोलते थे एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो नरम दल में जो नेता थे और गरम दल में जो नेता थे, उनके बीच में कुछ अंतर पूछ रहा है। तो उदारवादी सुधारों के लिए क्रमिक तथा लगातार प्रयास करते रहने के पक्ष में थे, यानी जो कह रहे थे कि क्रम से और लगातार धीरे धीरे आप अपनी मांगों की चर्चा करते रहिए, अहिंसक रूप से मांगते रहिए और बातचीत करते रहिए। और जो इसके गरम दली नेता थे, वो औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू नीति के समर्थक। उनको लगता था ऐसे काम नहीं चलेगा, बम फोड़ो, जरूरत पड़े तो लाठी चलाओ, उनके खिलाफ हथियार उठाओ, आंदोलन करो, कुछ ना कुछ करते रहो। ये नरम दल और गरम दल के बीच में एक अंतर देखा जा रहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किन किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया और कब कब चलाया? बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले 1917 में कहां चलाया? बिहार के चंपारण जिले में। किसकी खेती के खिलाफ? नील खेती के खिलाफ। और यह बेसिकली आंदोलन किसानों का था। ठीक है, किसानों का था। इसके बाद मजदूरों श्रमिकों का था। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में, और 1918 के अहमदाबाद के गुजरात में। ये दो इंपॉर्टेंट जगह पर, ये मतलब तीन पूरा इंपॉर्टेंट ऐसा स्थान था जहां पर क्या किया गया, महात्मा गांधी ने पहले सत्याग्रह आंदोलन चलाया। सत्याग्रह का चर्चा हमने डिटेल में किया हुआ है। इसमें दो प्रमुख जो उनके हथियार थे वो कौन कौन से थे, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी आ सकता है, सत्य और अहिंसा। ठीक है, यह आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे।
चलिए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। महात्मा गांधी भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग की नीति क्यों अपनाना चाहते थे? असहयोग यानी नॉन कोऑपरेशन। तो महात्मा गांधी को क्या लगता था कि भाई भारत में जो भी ब्रिटिश शासन चल रहा है, इसका जो आधार है वो भारत के द्वारा किया गया सहयोग है। अगर हम अपना सहयोगी बंद कर दें तो आराम से चीजें हो सकती हैं, आजादी मिल सकती है। तो महात्मा गांधी का मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है और इसी सहयोग के कारण टिका हुआ था, इसलिए वह असहयोग की नीति अपनाकर ब्रिटिश शासन को समाप्त करना चाहते थे, जिससे स्वराज की स्थापना हो सके। पहले शुरू में आजादी की बात नहीं थी, स्वराज की बात थी, और बाद में फिर क्या हो गया, पूर्ण स्वराज की मांग हो गई 1929 में। ठीक है, तो अति लघु में आप ये लिख सकते हैं कि उनको लगता था कि अगर हम सहयोग करना छोड़ दें, असहयोग की नीति बना लें, तो हम ज्यादा तेजी से स्वराज की तरफ बढ़ सकते हैं। सन 1924 में जेल से रिहा होकर गांधी जी ने क्या किया? तो महात्मा गांधी को सन 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। 1924 में वो जेल से रिहा हो गया, कैद तो 6 साल के लिए किया गया था, लेकिन हेल्थ ग्राउंड पे और उनके उसको देखते हुए छोड़ दिया गया। तो अब उन्होंने ध्यान अब घर में बुने खादी के कपड़ों को बढ़ावा देने, छुआछूत को समाप्त करने, उन्होंने हिंदू मुसलमानों के मध्य सौहार्द उत्पन्न करने का प्रयास किया। हमने डिटेल चर्चा की थी ऐसा क्यों किया। तो वो दो काम करते थे, एक उनका रहता था आंदोलन का, एक आंदोलन का काल, ठीक, और दूसरा वो करते थे रचनात्मक कार्य, जिसको कंस्ट्रक्टिव काम कहते थे, रचनात्मक कार्य का काल। ठीक है, अब देखिए 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और 1922 में जब बंद हुआ, तो गांधी जी ने कमजोरियों को पकड़ लिया कि कहां कहां अभी कमजोरी है, लूपहोल्स है, जिसको ठीक करने की जरूरत है, जिसमें सुधार करने की जरूरत है, जिससे फिर आगे आंदोलन स्मूथली चल सके। तो उन्होंने देखा कि एक तो अपर कास्ट लोअर कास्ट में छुआछूत और जाति विभेद बहुत है, तो ये एक होकर नहीं लड़ सकते। फिर उन्होंने देखा कि जो है महिलाओं की स्थिति खराब है, उसमें नहीं काम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम में एक गैप बना हुआ है। तो जब आजाद वो जेल से छूटे तो तुरंत आंदोलन नहीं करने लगे, पहले कंस्ट्रक्टिव काम करके इन गैप्स को भरना चाह रहे थे, और इसलिए उन्होंने फिर हरिजन जैसा शब्द दिया और छोटे छोटे इलाकों में छोटे छोटे जातियों को उत्थान करने का प्रयास किया, स्वच्छता को आगे बढ़ाया। ये सारी चीजें गांधी जी कर रहे थे और इसको रचनात्मक कार्य उनका कहा जाता है। तो 22 में आजाद होने के बाद ये कर रहे थे, कब तक? 1930 तक, जब तक कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू नहीं हुआ। सन 1917 में चंपारण के काश्तकारों को सुरक्षा दिलाने हेतु गांधी जी ने क्या किया? तो 1917 में चंपारण के किसानों और काश्तकारों को सुरक्षा दिलाने के लिए गांधी जी ने अनशन किया, उन्हें अपनी पसंद की फसल उगाने की स्वतंत्रता दिलाई। पहले उन्हें कौन सी फसल उगाने के लिए बाध्य किया जा रहा था? नील की फसल, इंडिगो। ठीक है, और ये नील की फसल उगाने में नुकसान होता था, जमीन खराब होती थी, जिसको बोलते हैं इंडिगो। तो बाद में इस अनशन में उनकी जीत हुई और ऐसा किसानों को सुविधा मिला। ठीक है, चलिए, पहला सत्याग्रह था उनका। पूर्ण स्वराज को औपचारिक रूप से कब और कहां स्वीकार किया गया? तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहली बार वो अध्यक्ष बने थे। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। पूर्ण स्वराज बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? तो आपको मैंने बताया था कि 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट में यह आया था कि किसी को भी उठाकर कभी भी बंद किया जा सकता है शक के आधार पर। ठीक, आपको पता है 1914 से 1918 तक में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद अपने सुधारों की मांग को लेकर छोटे छोटे आंदोलन जैसी स्थिति बन रही थी। तो अंग्रेजों को यह लग रहा था कि इस असंतोष की भावना में लोग विद्रोह कर सकते हैं। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया? एक रॉलेट एक्ट बनाया, एक ऐसा एक्ट जब अगर लगे कि किसी पर शक है, कोई सरकार के खिलाफ बोल सकता है, तो उसको क्या किया जा सकता है? नजरबंद किया जा सकता है, या उसको बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कारण के जेल में डाला जा सकता है। इसी के विरोध में देश भर में आंदोलन चल रहे थे। तो इसी में क्या हुआ कि अमृतसर में भी कुछ लोग इकट्ठा थे और सभा पर शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, और इसमें ब्रिगेडियर जो है किसने? जनरल डायर ने क्या कर दिया? गोली चलाने का आदेश दे दिया और 400 से भी अधिक लोग इसमें मारे गए। तो ये एक बहुत बड़ा हत्याकांड था। और इसी जनरल डायर को फिर इंग्लैंड जाकर किसने मारा? उधम सिंह ने, उधम सिंह। ये महत्वपूर्ण बात है, चलिए ध्यान रखेंगे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम किस उद्देश्य से प्रारंभ किया? तो गांधी जी का साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे है। तो गांधी जी द्वारा इस आश्रम को स्थापित 1916 में किया गया। उन्होंने अपने अनुयायियों को सत्य, अहिंसा का मार्ग दर्शना
तथा सत्य अहिंसा के अनुसार व्यवहार करना सिखाया, है ना। तो कैसे सत्य और अहिंसा का मार्ग दर्शाया जाएगा और कैसे उस पर व्यवहार किया जाएगा सिखाना था। उन्होंने यहाँ संघर्ष की अपनी नई विधि का प्रयोग करना भी प्रारंभ कर दिया। तो उन्होंने अब एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। उनकी किताब भी आई में एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जरूर समय मिले तो पढ़िए। तो उसमें यहाँ पर क्या किया, इस आश्रम पे उन्होंने अपने अनुयायियों, अपने मानने वाले लोगों को सत्य और अहिंसा के बारे में बताना शुरू किया। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन क्या था। तो खिलाफत आंदोलन मुसलमानों द्वारा चलाया जा रहा था, जो यह मांग कर रहे थे कि पहले ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की के सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। पहला विश्व युद्ध 1914 से शुरू हुआ, 1918 तक चला, और उसमें अंग्रेजों ने यह वादा किया कि जो तुर्की है, जो विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ था, वहां के राजा के साथ ठीक व्यवहार किया जाएगा, क्योंकि वहां के राजा या वहां के सुल्तान को, खलीफा जो थे, उनको मुसलमान अपना बहुत ही महत्वपूर्ण और सम्मानजनक दृष्टि से देखते थे। आजादी के बाद उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, आजादी कह रहा हूं, विश्व युद्ध के बाद अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, तो इसके खिलाफ यहाँ के मुसलमानों ने आंदोलन करना शुरू किया। ठीक है, शौकत अली और अली ब्रदर्स जो थे, तो इसीलिए खिलाफत आंदोलन चलाया जा रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। इसको गांधी जी ने अपने साथ जोड़ लिया और असहयोग आंदोलन का ये हिस्सा बन गया। 1920 से ये भी चल रहा था। खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का अंग क्यों बनाया। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के विस्तार, उनको लग रहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता हो जाएगी, और मजबूती के लिए इसे असहयोग आंदोलन का अंग बनाया। उन्हें आशा थी कि असहयोग आंदोलन को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख समुदाय, हिंदू और मुसलमान, आपस में मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे, यानी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसके खिलाफ एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेंगे, और यही गांधी जी प्रयास कर रहे थे। गांधी जी ने सन 1922 को असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया। तो 1922 में चौरी चौरा नामक स्थान पर, जो गोरखपुर जिले में आता है, कुछ आंदोलनकारियों ने एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया। इस हिंसक घटना में थानेदार के साथ कुछ सिपाही जिंदा जल गए। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या किया, वापस ले लिया। महत्वपूर्ण बात है जिसको आप ध्यान रखेंगे, असहयोग आंदोलन क्यों वापस हुआ, चौरी चौरा के घटना के बाद। कब हुआ, 1922, इंपॉर्टेंट डेट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को विफल करने सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के विफल करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। सरकार ने कांग्रेस के सभी बड़े बड़े नेताओं, जिसमें सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, सबको जेल में डाल दिया। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। ठीक है, और इसी के बाद फिर 1931 में फिर क्या हुआ, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और सबको रिहा किया गया, और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। सन 1939 में प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। देखिए 1937 में इलेक्शन हुआ, ठीक है, तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और हर जगह अपनी सरकार बनाई। लेकिन जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो कांग्रेसी नेताओं के न चाहने पर भी अंग्रेजों ने भारत को क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। और ये चीज कांग्रेसी नेता नहीं चाहते थे। इसी के विरोध में उन्होंने क्या किया, अपने आप को मंत्रिमंडल से अलग कर लिया, अपनी सरकार गिरा दी, अपनी सरकार से अलग हो गए और विरोध में शामिल हो गए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान निरंतर भारत की ओर बढ़ रहा था। भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, इसलिए स्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। देखिए हुआ क्या, 1939 में क्या शुरू हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध। इसमें जापान और जर्मनी एक साथ थे, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत रूस एक साथ थे। तो जापान और जर्मनी, तो जापान भारत के करीब है और भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था। तो जापान ये समझता था कि हम भारत पे अटैक करेंगे तो एक तरह से अंग्रेजों पे अटैक करेंगे, तो इसलिए भारत की तरफ बढ़ रहा था। और भारत के लोग द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का साथ, माफ करिए, इंग्लैंड का साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। तो बार बार ये लग रहा था अंग्रेजों को कि हम कुछ ऐसी चाल चलें, कुछ ऐसा सुधार करें कि भारत के लोग उसको स्वीकार करें और भारत के लोग सरकार में शामिल हो, सरकार चलाएं, तो उनको लगेगा कि हमारी सरकार है और हमारी मदद करेंगे। इसीलिए सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा गया कि आप जाइए और कुछ वहां पे काम बना के आइए, लेकिन कोई काम बना नहीं। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन इसीलिए भारत आएगा। प्रजामंडल आंदोलन से क्या अभिप्राय है। तो जो भारतीय रियासतें थी, जो 565 थी, जनता ने आजादी और अन्य सुविधाओं के प्रश्न जैसे भूमि कर की कमी, बंधुआ मजदूरी को लेकर आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को प्रजामंडल आंदोलन का नाम दिया गया। अब देखिए, एक ब्रिटिश इंडिया थी जहां ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा था, और एक राजाओं का ब्रिटिश था, राजाओं का एरिया था कि वहां भी ब्रिटिश का आधिपत्य था। तो वहां के लोगों को जो अपने बंधुआ मजदूरी है या उनको जो ज्यादा से ज्यादा भूमि का लगान देना पड़ रहा है, इसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया गया। और वो आंदोलन जो है वो प्रजामंडल आंदोलन के नाम से, क्योंकि वहां राजा थे इसलिए उनकी प्रजा थी, प्रजामंडल आंदोलन का उसको नाम दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए कितने छोटे अधिलघु में आप कैसे लिख सकते हैं।
ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने से इंकार कर दिया। अतः 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने मुंबई में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कर दिया। ठीक है, यह बोला कि भारत छोड़ना पड़ेगा और यही क्या नारा दिया गया गांधी जी द्वारा, करो या मरो। ठीक है, यह नारा दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए सन 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन को किन दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण बात है। 1929 में लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का हुआ, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। तो पहला इंपॉर्टेंस तो यह था कि कोई युवा पहली बार अध्यक्ष बना था। दूसरा, वहां पर भारत ने स्वशासन छोड़ के पूर्ण स्वराज की मांग पहली बात की थी। तो जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव युवा पीढ़ी के नेतृत्व का प्रतीक था। तब युवाओं का ग्रुप था, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग युवा थे। पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा कि पूर्ण स्वराज हमें चाहिए, अब कोई डोमिनियन स्टेटस या स्वराज या स्वशासन वाली स्थिति नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज हमें चाहिए, इसकी बात पहली बार की गई। दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बनाया, इसके पक्ष में दो तर्क दीजिए। अब देखिए, सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका ही गांधी जी गए थे और वहां उन्होंने जो भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा, जो रंग भेद की नीति थी, उसके खिलाफ क्या किया, आंदोलन किया था। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार अहिंसात्मक विरोध से अपने विशेष तरीके का प्रयोग किया। इसे सत्याग्रह का नाम दिया जाता है। तो जो ये सत्याग्रह है, ठीक है, जो नॉन वायलेंट था, इसका पहली बार प्रयोग कहां किया गया, दक्षिण अफ्रीका में। यहीं पर उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच सद्भावना बढ़ाने का प्रयास किया तथा उच्च जाति भारतीयों को निम्न जाति और महिलाओं के प्रति भेदभाव के व्यवहार के लिए चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जो उच्च जाति हैं वो नीचे जातियों के से और जो पुरुष हैं वो महिलाओं से अच्छा व्यवहार करें, तभी जाकर समाज का उत्थान हो सकता है। इसलिए उनको महात्मा बनाया गया। ठीक है, मतलब उपाधि इस तरह की दी गई। आपके लिए एक प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी पहली बार। नमक यात्रा के दौरान गांधी जी ने एक गांव के ऊंची जाति के लोगों से स्वराज पाने के संदर्भ में क्या कहा। अब देखिए, गांधी जी ने कहा था कि स्वराज पाने के लिए ऊंची जाति के लोगों को अछूतों की सेवा करनी होगी। केवल नमक कर और अन्य कर समाप्त होने से स्वराज नहीं आएगा, उन्हें उन गलतियों के लिए प्रायश्चित करना होगा जो उन्होंने अछूतों के साथ की है। देखिए, बार बार गांधी जी सोशल रिवॉल्यूशन, सोशल रिफॉर्म की बात करते ही रहते थे। तो उन्होंने बोला कि देखिए, अगर आपको केवल नमक का कानून तोड़कर और आंदोलन करके ही जो है आजादी नहीं मिलेगी, आपने समाज में जो कुरीतियां बैठा रखी हैं, जो उच्च जातियों ने नीची जातियों के साथ दुर्व्यवहार किया, उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए, अपने जो है अपने आप को शुद्ध करना चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जो गांधी जी ने दिया था। सत्याग्रह सभा की स्थापना क्यों की गई। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह अभियान संगठित किया और रॉलेट एक्ट की यह कहकर आलोचना की कि यह अनुचित स्वतंत्रता के सिद्धांतों का विरोधी और व्यक्ति के मूल अधिकारों की हत्या करने वाला है। जाहिर सी बात है, रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें किसी भी तरीके से जो लोगों के न्याय या अधिकार की तो बात थी नहीं, जबरदस्ती जेल में डालने की बात थी। अभियान को संगठित करने के लिए एक सत्याग्रह सभा स्थापित की गई जिसके अध्यक्ष स्वयं गांधी जी थे और बाद में फिर असहयोग आंदोलन चलाया गया। चलिए, महात्मा गांधी ने आत्मशुद्धि अनशन की घोषणा क्यों की। तो 8 मई 1933 को महात्मा गांधी ने हरिजन कल्याण कार्यक्रमों में अत्यधिक सतर्कता और जागरूकता हेतु अपनी तथा अपने सहयोगियों की शुद्धि हेतु 21 दिनों तक आत्मशुद्धि अनशन की घोषणा की। देखिए क्या है, पूरा मतलब समझिए। बार बार गांधी जी जो जातियों में विभेद फैला हुआ था, जो दलितों के साथ हो रहा अत्याचार था, इसके खिलाफ बोलते थे और उन्होंने कहा कि जो हमने अत्याचार किया, जो गलती की, इसमें हम आत्मशुद्धि करेंगे। और इस टाइम पीरियड में और इंपॉर्टेंट था क्योंकि 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच में एक क्या हुआ था, समझौता हुआ था, पूना पैक्ट, जिसमें गांधी ने दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट देने का विरोध किया था। तो कहीं यह भी एक मुद्दा था कि भाई जो दलित हैं या जो छोटे कास्ट के लोग हैं, उनको ये ना लगे कि गांधी उनके खिलाफ है या उनके अधिकारों के खिलाफ है। इसलिए बार बार वो प्रयास ये कर रहे थे कि रचनात्मक प्रयास करते रहे और हरिजन कल्याण, यानी हरिजन इन्होंने शब्द दिया था किसको, दलितों के लिए, और ये इसके लिए बार बार प्रयास कर रहे थे। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट कदम था। वेवेल योजना क्या थी। अब देखिए, ये कैबिनेट मिशन के जस्ट पहले लॉर्ड वेवेल उस समय वायसराय थे। तो लॉर्ड वेवेल ने एक शिमला सम्मेलन किया और कहा कि यहां पर हम आप लोगों को बुलाते हैं और आप लोग के साथ एक रास्ता निकालते हैं कि कैसे देश में सरकार चलाई जाए। तो उन्होंने कहा जो केंद्रीय यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, केंद्रीय कार्यकारिणी है, जिसके हेड उस समय वायसराय हुआ करते थे, है ना, जैसे आज राष्ट्रपति होते हैं। तो उन्होंने कहा कि केवल वायसराय और एक सेना का कमांडर, बस ये अंग्रेज होगा, बाकी सब भारतीय होंगे। चलिए हम इतनी भी मान लेते हैं, आप लोग स्वशासन करिए, सारे मंत्री सब कुछ भारतीय होंगे, बस वायसराय इंग्लैंड के होंगे, ठीक। लेकिन उसमें क्या हुआ, उसमें कहा कि अच्छा उस एग्जीक्यूटिव में भी आधे हिंदू आधे मुसलमान होंगे। यहां तक भी कुछ ठीक था, लेकिन मुस्लिम लीग अड़ गया। मुस्लिम लीग ने कहा कि जितने मुसलमान उसमें जाएंगे वो सब मुस्लिम लीग से जाएंगे। ये बात पर सहमति नहीं बनी, वेवेल योजना फेल हो गई। तो ये थी वेवेल योजना। वेवेल योजना की मुख्य बात यह थी कि केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद यानी न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल, न्यू
एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगी और उन्होंने कहा कि इस काउंसिल के जो हेड होंगे, इसको ठीक से समझ लीजिए, ये वायसराय होंगे, ठीक है। इसके अलावा सेना प्रमुख ये होंगे ब्रिटिश, ठीक है। बाकी मंत्री भारतीय होंगे, ठीक है। 1/2 हिंदू, 1/2 मुस्लिम। जितने मंत्री होंगे उसमें आधे हिंदू आधे मुस्लिम होंगे। लेकिन यहां मुस्लिम लीग अड़ गया, उसने बोला कि ये जितने मुस्लिम होंगे ये सब हम तय करेंगे। बस ये कांग्रेस भी नहीं मानी और कमांडर इन चीफ को छोड़ के, वायसराय को छोड़ के सभी भारतीय होंगे। लेकिन ये मामला अटक गया, ये था वेवल प्लान, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्वराज दल का गठन कब और क्यों हुआ? अब देखिए, जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया तो और उसके बाद कांग्रेस चुनाव में भी नहीं जा रही थी, तो कांग्रेस के अंदर एक ग्रुप उठा कि भाई हम अलग से एक दल बनाएंगे, चुनाव भी लड़ेंगे और अपने हिसाब से नीति बनाएंगे। गांधी के वापस जो उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लिया उसके खिलाफ ये लोग थे, जिसमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जैसे लोग थे, और उन्होंने अलग पार्टी बनाई स्वराज दल। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने दिसंबर 1922 में स्वराज दल की स्थापना की। गांधी जी ने जब चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो इससे नाराज होकर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने ऐसा किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जो है इस्तीफा दे दिया, माफ कीजिए, स्वराज दल की स्थापना कर दी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रथम राष्ट्रीय योजना समिति, जिसको बोलते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी, बहुत महत्वपूर्ण था, ध्यान रखिए, नेशनल, बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ये बाद में देश में बहुत आगे गया। नेशनल प्लानिंग कमेटी। अब एक चीज ध्यान रखिए कि सोवियत संघ में नेशनल प्लानिंग कमीशन जैसी चीज चल रही थी, वहीं से प्रभावित होकर कांग्रेस ने भी नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई और इसमें प्रमुख हाथ जो था वो सुभाष चंद्र बोस जी और नेहरू जी का था। इन दोनों ने मिलकर बनाया था, जैसे प्लानिंग कमीशन बनता है वैसे। और ये कब बनाया गया? 1938 में बनाया गया। 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, अच्छा इस समय सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, राष्ट्रीय योजना समिति बनाई। इसका उद्देश्य देश में आर्थिक योजना को लागू करना था, कैसे कैसे इकोनॉमिक प्लानिंग की जाए, इसका मेन उद्देश्य ये था, जिससे धन का विकेंद्रीकरण किया जा सके तथा बड़े उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्रों में क्या किया जा सके, लाया जा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। तो उस समय आप ध्यान दीजिए कि 1937 में इलेक्शंस के बाद कई जगह कांग्रेस की सरकारें भी थी और कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे और उन लोगों ने मिलकर नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई थी 1938 में। बाद में जब देश आजाद हुआ तो इसी फॉर्मूले पर नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया गया, योजना आयोग जिसको बोलते हैं, 1950 में, ठीक है। महत्वपूर्ण बात है। आगे देखते हैं। बारडोली में हुई कांग्रेस की कार्य समिति में पारित प्रस्ताव का उल्लेख कीजिए। बारडोली में एक कांग्रेस की कार्य समिति बनी और क्या पास हुआ? तो बारडोली में हुई कांग्रेस की कार्य समिति में पारित प्रस्ताव में मजदूरों और किसानों आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन का अंग माना गया। इसमें यह कहा गया, बारडोली के अध्यक्ष एक बार महात्मा गांधी भी रह चुके थे, अध्यक्ष बने थे 1924 में। तो हालांकि ये बारडोली जो समिति हुई, इसने क्या बोला कि जो मजदूरों और किसानों का आंदोलन है उसको राष्ट्रीय आंदोलन माना जाए, उनको अलग आंदोलन न माना जाए और उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान के उद्देश्य को समझा गया, ठीक है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इस तरह की इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जरूरी है। भारतीय राजनीति पर जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्या प्रभाव पड़ा? तो इस हत्याकांड में अनेक निहत्थे भारतीय मारे गए। बहुत बड़ा जो इमोशनल सेंटिमेंट देश में उभर कर आया था, उससे भारतीयों को अंग्रेजी शासन पर एकदम विश्वास न रहा। 1919 के पश्चात भारतीय राजनीति ने उस उग्र रूप को धारण कर लिया और क्रांतिकारी युद्ध का प्रारंभ हुआ। लोगों के मन में प्रतिशोध की भावना जाग उठी, जाहिर सी बात है। तो बहुत बड़ा एक तरह से रिवोल्यूशनरी चेंज भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में देखने के लिए मिला था। अब थोड़ा सा अति लघु से लघुत्तरी की तरफ चलते हैं, शॉर्ट आंसर्स। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में गांधी जी के अभियानों का क्या महत्व था? अब ध्यान से समझिए। वर्ष 1917 का अधिकांश समय महात्मा गांधी को बिहार के चंपारण जिले में किसानों हेतु काश्तकारों की सुरक्षा के साथ साथ अपनी अपनी पसंद की फसल उपजाने की स्वतंत्रता दिलाने में बीत गया, है ना। यानी किसानों की जो काश्तकारों के प्रति समस्या थी, उसके अलावा उनको अपनी पसंद की खेती करने का अधिकार मिले। 3 कठिया आंदोलन, 3 कट्ठा जो एक बीघे में जो 20 कट्ठे होते थे, उसमें से 3 कट्ठा नील की खेती करनी पड़ती थी, इससे आजादी दिलाई। अगले वर्ष गांधी जी गुजरात के अपने गृह राज्य में 2 अभियानों में संलग्न रहे। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद में एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप करके कपड़े के मिलों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए काम करने को बेहतर स्थितियों की मांग की। अहमदाबाद में जो वर्क कल्चर था और जो बहुत ज्यादा काम किया जा रहा था श्रमिकों के द्वारा, उसमें सुधार की बात की। खेड़ा में फसल चौपट होने पर राज्य से किसानों का लगान माफ करने की मांग की।
चंपारण, अहमदाबाद तथा खेड़ा के अभियानों ने गांधी जी को एक ऐसे राष्ट्रवादी नेता की छवि प्रदान की जिसके मन में गरीबों के प्रति गहरी सहानुभूति। तो यहां से गांधी हिट हो गए। अहमदाबाद में मिल वर्कर्स की मांग थी, वो बोनस उनको नहीं मिल रहा था और तरह तरह की समस्याएं थी। तो इन सभी मांगों को लेकर लगा कि गांधी जी किसानों के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, किसान जो है मजदूरों के नेता हैं। ये इस तरह का प्रभाव बन रहा था। अच्छा, अंग्रेजों ने भी बहुत गहरा स्टैंड गांधी के खिलाफ नहीं लिया और गांधी की बातें मान भी रहे थे, क्योंकि गांधी उस समय सहयोग कर रहे थे किस चीज में, जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसमें अंग्रेजों के लिए सेना इकट्ठा करने में भी सहयोग कर रहे थे। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन में क्या समानताएं थी। कोई 5 समानताएं लिखिए। तो नमक सत्याग्रह जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं और असहयोग आंदोलन, इसमें क्या एक तरह का समानता था। तो नमक सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन में 5 समानताएं भिन्न थी। देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और ये 1929 में शुरू हुआ था, है ना। तो ये नॉन कोऑपरेशन था जिसमें पहले कुछ चीजें बना दी गई थी जो उस सिविल डिसोबीडियंस में काम आई थी, और बस एक चीज जो यहां नहीं थी और यहां देखने को मिली वो थी अहिंसा। ठीक है, जो असहयोग आंदोलन हुआ वहां पर अहिंसा जो है वो देखी गई, वहां पर चौरी चौरा में अहिंसा हो गई, लेकिन यहां उसको वेल ट्रेंड कर लिया गया था और यहां पर अहिंसा नहीं हुई कोई बहुत ज्यादा। तो यही चीज गांधी चाहते थे, इसीलिए उनको रोक दिया था कि अभी ट्रेंड नहीं है, बाकी चीजें ट्रेंड कर दी गई थी। अच्छा, जब ये 1922 में जब तक ये ठीक ठाक चला था 2 साल, तो गांधी ने कहा था कि अब कुछ दिन में हम इसको सविनय अवज्ञा कर देंगे, यानी नॉन कॉपरेशन के बाद अब कानून भी तोड़ेंगे। लेकिन जब हिंसा हुई तो उनको लगा अभी लोग तैयार नहीं, तो रोक दिया। वो चीज 1929 में आई। तो क्या क्या समानताएं थी। देश के विशाल भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया, जिसका कारण वे उनके मवेशी उन जंगलों में नहीं जा सकते थे जहां किसी समय बिना रोके टोके घूमते थे। तो 1920 में भी ये किया था कि जहां जंगल के कानून थे, जहां जानवरों को नहीं जाने दिया जाता था, लोगों ने भेजा कि जा सकते हैं। वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार किया। कुछ कस्बों में फैक्ट्री के कामगार हड़ताल पर चले गए। ये सारी चीजें सविनय अवज्ञा आंदोलन तो हो ही रही थी, पहले असहयोग आंदोलन में भी हो गई थी। और क्या समानताएं थी थोड़ी देखते हैं। विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में पढ़ने से इंकार कर दिया। सन 1920-22 की तरह इस बार भी गांधी जी के आह्वान ने सभी भारतीय वर्गों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। सबने कहा कि जो जो आप शिक्षा संस्थान में पढ़ रहे हैं, जहां भी आप काम कर रहे हैं, आप अपने विरोध को दर्शाइए, आप अपनी भावनाओं को बाहर लाइए। इसके जवाब में सरकार असंतुष्टों को गिरफ्तार करने लगी। नमक सत्याग्रह के दौरान लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वाले में गांधी जी भी थे। ये सारी चीजें असहयोग में भी कॉमन दिखी और सिविल डिसोबीडियंस में भी कॉमन दिखी। तो ये 5 समानताएं थी कि अदालत छोड़ दो, स्कूल छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, जो असहयोग में भी चल रही थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में चल रही थी। एक अंतर जो मैंने कहा कि एक तो धार्मिक और आप कह सकते हैं कि सामाजिक एकता नहीं दिख रही थी, जिसको रचनात्मक तौर पर 4-5 साल तक गांधी जी ने काम किया उस पर, और अहिंसा देखी गई थी नॉन कॉपरेशन में, जो यहां जो तक देखी नहीं गई। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। साइमन कमीशन भारत में क्यों आया, भारत में इसका विरोध क्यों हुआ। तो 1927 में बना था ये। 1927 में इंग्लैंड की सरकार ने एक कमीशन नियुक्त किया। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इसलिए इस कमीशन को साइमन कमीशन कहा जाता है। यह कमीशन 1928 ईस्वी में भारत पहुंचा। इस कमीशन का उद्देश्य 1919 के सुधारों के परिणामों की जांच कर रहा था। 1919 में मॉन्टेग्यू-चेल्सफॉर्म रिफॉर्म आए थे। मॉन्टेग्यू-चेल्सफॉर्म जो सुधार हुआ था, ये सुधार कितना काम कर रहा है, इसी की जांच करने के लिए इसको बनाया गया। इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, अतः भारत में इसका जगह जगह पर विरोध किया गया। यह कमीशन जहां भी गया वहां इसका स्वागत काले झंडे दिखाकर किया गया। अनेक स्थानों पर साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए, यानी साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। जनता के इस शांत प्रदर्शन करने को, जनता के प्रदर्शन शांत करने को सरकार ने बहुत ही कठोरता पूर्वक दबा दिया। लाहौर में इस कमीशन का विरोध करने के कारण लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज से वार किया गया, जिसमें वो शहीद हो गए। देश के सभी राजनीतिक दलों ने सरकार की इस नीति को बहुत कड़ी निंदा की। तो जाहिर सी बात है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में यह कमीशन बना था, जिसका काम यह था कि सन 1919 में जो सुधारों की घोषणा की गई है उसकी जांच करिए। हालांकि यह 10 साल बाद बनना था, लेकिन 8 सालों में ही नियुक्त कर दिया गया था, क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं थे, इसका विरोध किया गया। लाला लाजपत राय भी इसके विरोध में शहीद हुए थे। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन की ओर ले जाने वाली घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो असहयोग आंदोलन सन 1920 से 22 निम्नलिखित कारणों और घटनाओं से चलाया गया। भारतीयों ने प्रथम महायुद्ध या विश्व युद्ध कह सकते हैं, अंग्रेजों को पूरा सहयोग दिया था, परंतु महायुद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों ने भारतीय जनता का बहुत शोषण किया। तो उनको उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद कुछ राहत मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ।
प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत में प्लेग आदि महामारियां फूट पड़ी, परंतु अंग्रेजी सरकार ने उसकी और कोई ध्यान नहीं दिया। एक तो बीमारी फैल रही थी। गांधी जी ने प्रथम महायुद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने का प्रचार इस आशा से किया कि वे भारत के स्वराज प्रदान करेंगे, परंतु युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की आशाओं पर पानी फेर दिया, है ना। तो कोशिश ये की थी महात्मा गांधी ने प्रयास ये किया कि अंग्रेजों का साथ दिया जाए और अंग्रेज क्या करें, फिर युद्ध के बाद सहयोग करेंगे, यहां पर आजादी देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये महायुद्ध के बाद और स्थिति बदतर होती गई और इसलिए असहयोग आंदोलन हुआ। फिर जलियांवाला बाग ये तो हो ही गया। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पास कर दिया, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता था। इस काले कानून के कारण जनता में नाराजगी फैल गई, एक ये कारण। इसी बीच गांधी जी को पंजाब में जाने से रोक दिया गया। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के अनेक बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा हुई। अंग्रेजों ने अचानक एकत्रित भीड़ पर गोलियां चला दी, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। तो रॉलेट एक्ट में ये विरोध हुआ। सितंबर 1920 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, जिसे बहुमत से पास कर दिया गया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो ध्यान रखेंगे। इन कारणों के कारण असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के रचनात्मक कार्य। आपको मैंने बताया था कि एक समय वो आंदोलन करते थे, फिर आंदोलन वापस लेने के बाद कुछ समय रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव काम करते थे, जिससे समाज सुधार की चीजें करते थे। तो गांधी जी के रचनात्मक कार्यों की संक्षिप्त विवरण कीजिए। महात्मा गांधी सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता के ही पक्षधर नहीं थे, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और आत्मिक उन्नति के भी पक्षधर थे। इस भावना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ग्राम उद्योग संघ, तालीमी संघ जो शिक्षा दे सकता था, ग्राम उद्योग, देखिए ये जो ग्राम उद्योग संघ है ना, ये जो इनकी परिकल्पना थी गांधी जी की, यानी कि जो विलेज इकोनॉमी को डेवलपमेंट किया जाए, गांव की इकोनॉमी को डेवलप किया जाए, इस तरह की बात करते थे। तालीमी संघ यानी शिक्षा के लिए। गौ रक्षा संघ बनाए। उन्होंने समाज में शोषण को समाप्त करने तथा सामाजिक समानता स्थापित करने हेतु आर्थिक क्षेत्र के विकेंद्रीकरण की वकालत की। उन्होंने कहा कि जो ये पैसा है ये केवल ऊपर के, पैसा, शासन, सब कुछ। उन्होंने स्वराज का जो मॉडल था वो गांव तक जाना चाहिए। विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइज, नीचे की तरफ आना चाहिए। खादी उनके आर्थिक कार्यक्रम का प्रतीक थी। उन्होंने सभी खादी यानी खुद आप बुनिए, कातिए, धागा निकालिए और खादी के वस्त्र बनाइए, उसको बेचिए। उन्होंने सभी प्रकार के सामाजिक असमानता, जैसे धर्म के अनुसार जाति के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। अस्पृश्यता को वे भारतीय समाज की सबसे घृणित बुराई मानते थे। अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी जिसको बोलते हैं, छुआछूत बोलते थे। ये अनटचेबिलिटी जो है ये सबसे खराब बात है। गांधी जी ने अछूतों को हरिजन की संज्ञा दी। गांधी जी ने महिलाओं के सुधार हेतु भी अथक प्रयास किए। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखने हैं। ये सारे रचनात्मक कार्य थे जो आजादी के आंदोलन से इतर जो समाज सुधार के प्रयास किए जा रहे थे गांधी जी द्वारा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम की विवेचना कीजिए। क्या क्या चीजें सविनय अवज्ञा आंदोलन में, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है, मूवमेंट, यानी कानून को नहीं मानेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, आज्ञा की अवज्ञा करेंगे। विदेशी कपड़ों की होली चलाना, यह असहयोग में भी था। सेना तथा पुलिस में भर्ती न होना, सब नौकरी छोड़ देना। नमक कानून तथा अन्य कानूनों का उल्लंघन करना। नमक कानून, पता था कि नमक बनाने पर रोक थी और नमक को बेचने पर रोक, मतलब नमक को सरकारी शासन में बस बेचना था, खुद नमक बना के बिना कर अदा किए नमक का इस्तेमाल करने पर रोक था। शराब की दुकानों पर महिलाओं द्वारा धरना देना, जिसको पिकेटिंग कहा गया। भू राजस्व और लगान जैसे कर का भुगतान नहीं करना। इसके अलावा अदालतों, विधानमंडलों, सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों का बहिष्कार करना। यानी इन सब चीजों को क्या करना, एक तरह से बहिष्कृत कर देना, सब चीजों को क्या कर देना, त्याग देना। ये सविनय आंदोलन का प्रमुख हिस्सा था। ठीक है, असहयोग आंदोलन क्या था, विभिन्न सामाजिक वर्गों ने आंदोलन में किस विभिन्न तरीकों से भाग लिया। तो भारतीयों द्वारा अंग्रेजी सरकार का सहयोग बंद कर देना असहयोग था। मेन यही था कि कॉपरेशन से नॉन कॉपरेशन पे जाइए। लोगों ने सरकारी शिक्षा संस्था, अदालतों और विधानमंडलों का बहिष्कार किया। विदेशी वस्त्रों का भी त्याग किया। सरकार से प्राप्त उपलब्धियां और सम्मान वापस कर दिए। लोगों ने ये सारी चीजें वापस कर दी। स्त्रियों ने भी असहयोग आंदोलन में बढ़कर भाग लिया और अपने जेवरों का खुलकर दान किया। असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था। इसमें भारत की जनता ने बढ़ चढ़कर तथा अपने अपने तरीकों से भाग लिया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो असहयोग आंदोलन जो था, इसमें क्या हुआ, ये बेसिकली ये था कि कोई सहयोग नहीं करना है, सही चीजों का बहिष्कार करना है, अपने जेवरों का भी दान किया और सब लोगों ने मिलकर कोशिश ये किया कि सामाजिक तरीके से सभी वर्गों को इस आंदोलन में शामिल किया जाए और आजादी की लड़ाई लड़ी जाए। ठीक है,
गांधी इरविन समझौते की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ 1931 में, लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय थे भारत के। तो मार्च 1931 को संपन्न हुए गांधी इरविन समझौते की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कांग्रेस के ओर से गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए सहमत हो गए कि ठीक है, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर देंगे। वायसराय सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में लागू किए गए अध्यादेशों को वापस लेने के लिए सहमत हो गए कि जो जो हमने कानून असहयोग आंदोलन में बना दिए थे, गिरफ्तार किए थे, सब वापस ले रहे हैं। सरकार शराब और अफीम के दुकानों पर शांतिपूर्ण धरने की अनुमति देने के लिए राजी हो गई कि अगर कोई शराब के दुकान पर धरना देना चाहे तो उसको जो है आजादी उसकी दी जाएगी, उसको भगाया नहीं जाएगा। सरकार आंदोलन के संबंध में गिरफ्तार किए गए आंदोलनकारियों को छोड़ने तथा आंदोलन के कारण जब्त की गई संपत्ति वापस करने के लिए सहमत हो गई। उन्होंने कहा कि भाई जो भी जिन लोगों ने अहिंसा का सहारा लेते हुए आंदोलन किया था उनको हम रिहा कर देंगे, उनकी संपत्ति भी दे देंगे। सरकार ने फिर एक क्या कि कुछ दूर तक आप निःशुल्क समुद्री नमक बना सकते हैं, समुद्र के तट के आसपास नमक बनाने की भी आजादी दी गई, जो सबसे बड़ी जीत थी। और बदले में गांधी जी ने कहा कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? कई कारण हमने देखे, फिर देखते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ सिविल नाफरमानी, जिसको कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस, सिविल नाफरमानी 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन 2 चरण में चला और 1933 ईस्वी के अंत तक चलता रहा। तो पहला तो उन्होंने जब इरविन समझौता हुआ तो रोक दिया, लेकिन जब वापस आए और फिर से लोगों को गिरफ्तार किया गया, गांधी जी की बातें नहीं मानी गई, तो फिर चालू कर दिया। 1928 में साइमन कमीशन आया। इस कमीशन ने भारतीयों के विरोध के बावजूद भी अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। इससे भारतीयों को असंतोष हो गया। सरकार ने नेहरू रिपोर्ट की शर्तों को स्वीकार नहीं किया। नेहरू रिपोर्ट बनाया गया था, इसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। ठीक इस कारण बारडोली के किसान आंदोलन की सफलता ने गांधी जी को सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाए जाने के लिए प्रेरित किया था। गांधी जी ने सरकार के समक्ष कुछ शर्तें रखी, लेकिन वायसराय ने इन शर्तों को स्वीकार नहीं किया और इसलिए गांधी जी ने सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व को संक्षेप में लिखिए। तो क्या महत्व है? सविनय अवज्ञा आंदोलन अथवा सिविल नाफरमानी वास्तव में उस समय तक का सबसे बड़ा जन संघर्ष था। जाहिर सी बात है, असहयोग के बाद बहुत बड़ा था और असहयोग से बड़ा हो चुका था। इस आंदोलन में देश के सभी भाग तथा सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि महिलाओं ने बहुत भाग लिया। इस आंदोलन में देश के सभी भाग तथा सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। लोगों ने बड़ी संख्या में जेल यात्रा, परंतु सरकार के आगे घुटने टेकने से इंकार कर दिया। 1934 में आंदोलन समाप्त हो गया, तो भी यह स्वतंत्रता सेनानियों का तब तक मार्गदर्शन करता रहा जब तक कि देश स्वतंत्र नहीं हुआ। यानी जो जो चीजें इसमें अपनाई गई, ये आगे क्विट इंडिया मूवमेंट और आगे कई तरह के आंदोलन में इसकी भूमिका आती रही और बहुत महत्व इसका बनता रहा। ठीक है, साइमन कमीशन के क्या परिणाम निकले? तो इसके परिणाम इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन ने क्या बोला? भारतीय समझ गए थे कि अंग्रेज उनके हितों के साथ खेल रहे हैं, उनके मन में चोर है, तभी इन्होंने किसी भारतीय सदस्य को आयोग में स्थान नहीं दिया। जाहिर सी बात है भाई, भारत में सुधार किए गए थे 1919 में, और आगे फिर क्या सुधार होने चाहिए, उनकी क्या व्याख्या होनी चाहिए, इसके लिए कमीशन बनाया गया और उस कमीशन में कोई इंडियन ही नहीं था, तो क्या मतलब हो गया? इससे अंग्रेजों की कुटिल प्रवृत्तियां उभर कर सामने आ रही थी। हिंदू और मुसलमान एकत्रित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे। स्त्रियों ने भी पहली आंदोलन में भाग लिया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नया मोड़ आया। यह इंपॉर्टेंट बात था कि स्त्रियों ने भी भाग लिया। शिक्षा के प्रसार के लिए अधिक से अधिक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रयास किया गया। क्यों विद्यालय खोलने का प्रयास किया गया? क्योंकि अगर सरकारी विद्यालय छोड़ने हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, सरकारी विद्यालयों से बाहर आना है, तो कोई विद्यालय होना तो चाहिए, इसलिए ज्यादा विद्यालय खोले गए। तो साइमन कमीशन के बाद ये चीजें देखने के लिए मिल रही थी। लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं का प्रचार हुआ। विदेशी माल का बहिष्कार के प्रति भारतीय उद्योग की प्रोत्साहन मिला। लोगों ने बोला हम कोई विदेशी माल नहीं खरीदेंगे। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, तो भारतीय कपड़ों की और भारतीय उद्योगों का फिर इससे थोड़ा प्रोत्साहन मिला। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन में अंग्रेजी सरकार का प्रतिरोध करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए? तो असहयोग आंदोलन का एक निश्चित कार्यक्रम था। इसके अनुसार अंग्रेजी सरकार ने प्रतिरोध करने के लिए कई तरीके अपनाए। वकीलों ने अदालतों में जाने से इंकार कर दिया। तो अब क्या क्या प्रतिरोध करने के तरीके अपनाए गए भारत के तरफ से? अंग्रेजी सरकार का कैसे प्रतिरोध किया गया? तो एक तो लोगों ने क्या बोला कि मैं अदालत नहीं जाऊंगा। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। किसानों, श्रमिकों, अन्य वर्ग ने अपने तरीके से व्याख्या की और औपनिवेशिक शासन के प्रति असहयोग के लिए उन्होंने प्राप्त निर्देशों का पालन करने की अपेक्षा अपने हितों से मेल खाते तरीकों को प्रत्येक करते हुए कार्रवाई की। यानी इसको नाफरमानी बोलते हैं कि जो भी उनके तरफ से निर्देश मिले थे, फरमान मिले थे, उसको हम नहीं मानेंगे, अपने हित में जो होगा वही फरमान हम लेकर आगे चलेंगे। ये महत्वपूर्ण बात थी। अनेक नगरों और कस्बों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चले गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1921 में 396 हड़तालें हुई और 6 लाख श्रमिक शामिल हुए और 70 लाख कार्य दिवसों की क्षति हुई।
गांव में भी आंदोलन के प्रति लोगों में जोश था। उत्तरी आंध्रा में पहाड़ी जनजातियों ने वन्य कानून की अवहेलना प्रारंभ कर दी। लोगों ने जो जंगलों के कानून थे तोड़ने लगे। अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाया। कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अफसर का सामान ढोने से मना कर दिया। यानी जहां जहां लोग जो आज्ञा मानने से मना कर सकते थे, असहयोग कर सकते थे, लोगों ने वो करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन का स्वरूप क्या रहा? ठीक, तो तत्काल और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत क्रांतिकारियों के लिए प्रथम विश्व युद्ध का होना स्वर्णिम अवसर हुआ। 1915 से 19 में बंगाल में राजनीतिक डकैतियां और हत्याएं चरम सीमा पर पहुंच गईं। अधिकांश क्रांतिकारी गुट बाघा जातिन के नाम से प्रसिद्ध जतींद्रनाथ मुखर्जी के नेतृत्व में एकजुट हुए। 9 सितंबर 1915 को बालासोर उड़ीसा में पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर जतिन ने अंत समय तक वीरतापूर्वक मुकाबला किया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चल रहा था। इसमें अंग्रेज व्यस्त थे, तो इस समय क्रांतिकारी घटनाएं बहुत हुई। और इस समय आपको पता है कि गांधी भी बहुत एक्टिव नहीं थे पॉलिटिकली, शुरुआत में ही आए थे, तो ये क्रांतिकारी चीजें देखने के लिए मिल रही थी। दूसरे एक महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे भी, जो बंगाल और पंजाब के क्रांतिकारियों के बीच एक कड़ी थे। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के अवसर पर जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने जुलूस पर बम फेंका गया। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों के सशस्त्र विद्रोह की योजना भी इन्हीं की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग और आजाद हिंद फौज का गठन किया था। रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी, जिसको सुभाष चंद्र बोस कमांडर इन चीफ रहे। तो ये सारी चीजें देखने के लिए मिल रही थी जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक प्रथम विश्व युद्ध, एक द्वितीय विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण था। अब थोड़े से दीर्घ उत्तर ये प्रश्नों के चलते हैं जो थोड़े बड़े में लिखने पड़ेंगे आपको, और इसमें काफी छोटे छोटे जो आंसर हमने किए इसमें मर्ज हो जाते हैं, इसमें आते रहेंगे आपको। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया गया? आप यह कैसे सोचते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था? अब देखिए, क्रिप्स मिशन की विफलता के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिशों के विरुद्ध अपना तीसरा बड़ा आंदोलन, पहला कौन था? असहयोग, दूसरा सविनय आज्ञा आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 अगस्त में प्रारंभ हुआ, जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया। कारण क्या थे? भारत छोड़ो आंदोलन के निम्नलिखित परिस्थितियों में निम्नलिखित कारण थे। 1939 में द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हो गया और इंग्लैंड इसमें शामिल था। भारत के वायसराय लिलिंगटन ने भारतवासियों से पूछे बिना भारत को इस युद्ध में शामिल कर दिया। इससे नाराज होकर कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। 1937 में प्रांतीय इलेक्शंस हुए थे और जहां जहां कांग्रेस सरकारें बनी थी 1939 में सबने उसमें त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि उनसे पूछे बिना ही अंग्रेजों ने शामिल कर दिया भारत को उसमें। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान निरंतर भारत की ओर बढ़ रहा था। भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहे थे, जिसमें सबसे पहले विनोबा भावे फिर जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किए थे। इस स्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भेजा था। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। यह वार्ता इसलिए भंग हो गई क्योंकि अंग्रेजी सरकार युद्ध के बाद भी भारत को स्वाधीनता का वचन देने को तैयार नहीं थी। अंग्रेजी सरकार क्रिप्स मिशन बोलती थी कि वो डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है, यानी आप स्वशासन करिए लेकिन ऊपर हम रहेंगे। क्रिप्स ने कांग्रेस को प्रस्ताव भी ठुकरा दिया कि युद्ध के बाद एक राष्ट्रीय सरकार बनाई जाए। ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने से मना कर दिया था। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने मुंबई में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कर दिया। तो कांग्रेस की जो मांग थी कि हमको आप युद्ध के बाद आजादी दीजिए, स्वाधीनता दीजिए, क्रिप्स मिशन आने पर भी ये हो नहीं रहा था, इसलिए फिर कांग्रेस ने ये कहा कि अब हम अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव चलेंगे। इस आंदोलन की शुरुआत में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद भी देश के युवा कार्यकर्ता हड़ताल और प्रदर्शनों द्वारा आंदोलन चलाते रहे। तो प्रश्न क्या था? कैसे ये एक जन आंदोलन था? जन आंदोलन इसलिए था क्योंकि गांधी तो गिरफ्तार हो गए थे, उसके बाद भी आंदोलन चलता रहा। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण महत्वपूर्ण है, जिनको बाद में लोक नायक कहा गया। ऐसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध में सबसे आगे सक्रिय थे। पश्चिम में जयप्रकाश नारायण जो है ये कई दस्ते बनाकर और गुरिल्ला वार जैसी चीजें कर रहे थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मोदिनापुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई। इस आंदोलन में प्रति बड़ा ही कड़क रुख अपनाया और इस विद्रोह को दबाने में सरकार को 1 वर्ष से अधिक लग गया। तो सरकार ने बहुत सोचा कि कड़े रुख से अपना के दमन कर दिया जाए, लेकिन कई जगह स्वतंत्र सरकारें, जातीय सरकारें जिसको बोला गया, यानी लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र करके अपनी सरकार बनानी शुरू कर दी, लेकिन सब कुछ फिर दबा दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन एक व्यापक जन आंदोलन था जिसमें लाखों भारतीय शामिल थे। समस्या क्या हो गई? ये थोड़ी दिशाहीन हो गई और थोड़ा नेतृत्वहीन हो गई, क्योंकि ज्यादा नेता जेल में चले गए और गांधी जी कह के गए थे करो या मरो, तो लोगों ने सोचा हिंसा करने के लिए बोल गए और हिंसा करने लगे। युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। कांग्रेस के नेता जेल में थे। उस समय जिन्ना और मुस्लिम लीग के सदस्य अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने में लगे थे। तो हिंदू मुस्लिम एकता भी बहुत देखी नहीं जा रही थी, दंगे चल रहे थे। इन्हीं वर्षों में लीग को पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का अवसर मिला, जहां अभी तक कोई विशेष आधार नहीं था। जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्त की ओर था तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया। अब इसका महत्व क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन में यह देखा कि देश में राष्ट्रवादी भावनाएं बहुत गहराई गई और अपने जड़ें जमा चुकी थी। तो इससे तुरंत आजादी तो नहीं दी गई, लेकिन एक ये सेंटिमेंट चला गया कि भाई अब ये राष्ट्रवाद की भावनाएं बढ़ चुकी हैं, अब हम रुक नहीं सकते।
जनता संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार थी। यह स्पष्ट हो गया कि जनता की इच्छा के विरुद्ध पर शासन करना अब अंग्रेजों के लिए संभव नहीं था। ये चीजें कुछ क्लियर हो रही थी जो बहुत महत्वपूर्ण बनाती हैं और इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाती हैं। अगला उत्तर दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्या होगा? रॉलेट एक्ट क्या था? अंग्रेजों ने भारत में रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सन 1919 को दबाने के लिए क्या कदम उठाया? तो हमने चर्चा भी की थी कि रॉलेट एक्ट क्या था। ये 1919 में एक एक्ट आया था जिसमें यह कहा गया कि बिना किसी से पूछे जाने या ट्रायल चलाए किसी को जेल में डाला जा सकता है। रॉलेट एक्ट से तात्पर्य उस कानून से था जो ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद में पास किया था। इस कानून को राष्ट्रवादियों का दमन करने के लिए पास किया गया। इस कानून के कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसने राष्ट्रवादियों में व्यापक आक्रोश उत्पन्न किया। ठीक, यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह सरकार को अधिकार प्राप्त हो गया कि भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए बिना दंड दिए जेल भेज सकती थी। संबंधित व्यक्ति को न्यायालय में पेश करने की आवश्यकता नहीं थी। अभी होता है ना कि जो भी जेल में जाता है उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में ले जाना होता है, ऐसा नहीं हुआ। यह एक ऐसा कानून था कि जिसमें कोई दलील, कोई वकील, कोई अपील नहीं था, है ना, जिसमें कोई दलील नहीं है, कोई अपील नहीं है, कोई वकील नहीं है, सीधा उनको जेल। राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे काला कानून बनाया जिसे नागरिकों की स्वाधीनता पर प्रहार माना गया। ठीक है, ये रॉलेट एक्ट की प्रमुख विशेषताएं थी या प्रमुख इसकी चीजें थी। अब इसके विरुद्ध सत्याग्रह हुआ। दूसरे राष्ट्रवादियों की तरह गांधी जी को भी रॉलेट एक्ट कानून से आघात पहुंचा। फरवरी 1919 में उन्होंने सत्याग्रह सभा की नींव रखी जिसके सदस्यों ने शपथ ली कि वे इस कानून का पालन नहीं करेंगे तथा गिरफ्तारी देंगे, जेल जाएंगे। संघर्ष का यह एक नया रूप था। अभी तक राष्ट्रवादी आंदोलन आंदोलनों तक ही सीमित था। बड़ी सभाएं होती थी और प्रदर्शन होते थे। सरकार से सहयोग करने से इंकार किया जाता था। विदेशी वस्त्रों तथा स्कूलों का बहिष्कार हो गया। परंतु सत्याग्रह ने तुरंत आंदोलन को एक नवीन परंतु उच्च स्तर प्रदान किया। अब राष्ट्रवादी कुछ करके दिखा सकते थे। तो धीरे धीरे ये जो सत्याग्रह समिति थी उसने असहयोग वाला मामला शुरू कर दिया कि हम स्कूलों को, कोर्ट को, संस्थाओं को, नौकरियों को उसमें असहयोग करेंगे। और धीरे धीरे ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक बड़ा सत्याग्रह बनता गया और जलियांवाला बाग के बाद तो फिर और बड़ा ये आंदोलन बन गया। सन 1919 और मार्च और अप्रैल में भारत में अभूतपूर्व राजनीतिक जागरण आया। लगभग पूरा देश एक नई शक्ति से ओतप्रोत हो गया। हड़ताल, काम रोको अभियान, जुलूस और प्रदर्शन होने लगे। हिंदू मुसलमान एकता के नारे लगने लगे। पूरे देश में बिजली दौड़ गई। एक तरह से भारतीय जनता विदेशी शासन के अपमान को सहन करने के लिए तैयार नहीं थी। अब इसको दमन करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? तो सरकार इस जन आंदोलन को कुचलना चाहती थी। मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली तथा कुछ अन्य नगरों में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर बार बार लाठियां और गोलियों का प्रहार हुआ। और फिर 1922 में तो चौरी चौरा वाला कांड हो गया। तो लाठी गोली जो चला सकते थे अंग्रेजों ने चलाना शुरू किया। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक शक्तिशाली हड़ताल का आह्वान किया। जनता ने अभूतपूर्व उत्साह से उसका अनुसरण किया। सरकार ने इस जन प्रतिरोध का सामना विशेषकर दमन करने का निश्चय किया। सरकार को लगा कि अब जहां भी लोग इकट्ठे होंगे दमन करेंगे। यही रीजन है कि 13 अप्रैल को लोग शांतिपूर्ण बैठे तो जनरल डायर ने गोली चलवा दी। 13 अप्रैल 1919 को लोग सरकार की दमनकारी नीति का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। इसी बीच सरकार ने अमृतसर नगर में सैनिक शासन लागू कर दिया। तुरंत वहां पे मार्शल लॉ लगा बोला कि जहां इकट्ठा होना मना। आप लोगों को क्या पता है? जनरल डायर अपने सैनिकों सहित जलियांवाला बाग में पहुंच गया। उन्होंने वहां एकत्रित लोगों में मशीन गन से गोलियां चलानी आरंभ कर दी और इस हत्याकांड में सैकड़ों स्त्री, पुरुष और बच्चे मारे गए। लोगों को कई अन्य यातनाएं सहनी पड़ी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो इसलिए जो है ये महत्वपूर्ण बात थी। असहयोग आंदोलन ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता किस प्रकार बनाया? बहुत महत्वपूर्ण। नॉन कॉपरेशन से कैसे राष्ट्रीय नेता हो गए? राष्ट्रीय नेता हो गए क्योंकि वो पहले कुछ लोग जानते थे, फिर पहले किसानों का आंदोलन किया, फिर अहमदाबाद खेड़ा आंदोलन किया, श्रमिकों का, लेकिन अब फिर एक राष्ट्र स्तर पर बढ़ रहे थे। तो असहयोग आंदोलन 1920-22 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला राष्ट्रीय आंदोलन था जो एक लोकप्रिय आंदोलन बना क्योंकि इसमें देश के लगभग सभी वर्ग, धर्म और समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जब सब लोग भाग लेंगे तो राष्ट्रीय नेता बनेंगे ही। भले ही सन 1922 में गांधी को यह आंदोलन वापस लेना पड़ा तो भी इसने गांधी जी को एक लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता बना दिया। ठीक है, और कई सारे ऐसे घटनाक्रम थे जिसने राष्ट्रीय नेता बनाने में इनका सहयोग किया। क्या क्या थे देखते हैं। रॉलेट सत्याग्रह की सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया था। पहले रॉलेट के लिए सत्याग्रह किया, बाद में असहयोग शुरू कर दिया। लोगों ने अपने संघर्ष का विस्तार करते हुए खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन का अंग बना दिया ताकि हिंदू मुस्लिम एकता हो जाए। मैंने शुरू में ही डिस्कस किया है। यह आंदोलन तुर्की के शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किया गया जिसमें इस्लाम के सबसे बड़े नेता खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहे थे। गांधी जी को आशा थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू मुसलमान में एकता हो जाएगी। इस बात की चर्चा हम बार बार कर रहे थे और महत्वपूर्ण भी है। ये महत्वपूर्ण था।
ठीक है। इन आंदोलन ने निश्चित थी राष्ट्रीय आंदोलन को एक व्यापक जन आंदोलन का रूप दिया। तो बहुत महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाई थी। ये शुरू से हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि जिसने भी अभी डिटेल वीडियो वन शॉट रिवीजन नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिए। विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया, वकीलों ने अदालतों से इंकार कर दिया और कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चला गया। सन 1857 के विद्रोह के बाद असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप पहली बार अंग्रेजी सत्ता लड़खड़ाती दिखाई दी। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण करके उसमें आग लगा दी। इस अग्निकांड में कई पुलिस वाले मारे गए। इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी को यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। तो यह महत्वपूर्ण बात है जो हम बार बार देख रहे हैं असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए। और क्या क्रम थे? तो सन 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। अब राष्ट्रीय आंदोलन केवल व्यवसायी तथा बुद्धिजीवियों का आंदोलन नहीं रह गया, अब इसमें हजारों की संख्या में किसान, श्रमिक, कारीगर भाग ले रहे थे। अब देखो पहले क्या था, 1885 में जब कांग्रेस बनी थी और जब तक गांधी जी आते हैं तब तक कुछ बुद्धिजीवी, कुछ बड़े लोग, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वो महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन यही लोग कांग्रेस में चलते रहे और एक आंदोलन या कह सकते हैं कि मांग अपनी करते रहे। लेकिन इसके बाद अब ये सारे वर्ग उसमें जुड़ रहे थे। साधारण लोगों के साथ गांधी जी की पहचान उनके वस्त्रों में विशेष रूप से दिखाई देती है। जहां अन्य राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली के सूट अथवा भारतीय बंद गला जैसे औपचारिक वस्त्र पहनते थे, वहीं गांधी जी लोगों के बीच एक साधारण धोती में जाते थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जिससे लोग अपने आप को इनसे रिलेट करते थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपको समझने थे, जो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिससे पूरा जो चैप्टर है वो अपने आप में सिमट जाता है। पूरा चैप्टर आपको समझने में आसानी होती है और पूरे चैप्टर को समझ के आप आराम से इन चीजों को रिवाइज करके अपने एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से तैयार कर सकते हैं। इसका वन शॉट रिवीजन, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट जो है वो सारे प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, आप जाके जरूर रिवाइज करिए। और इस क्वेश्चन में भी आपको कितना अच्छा लगा, क्या इंपॉर्टेंस लगा, क्या और आपको जरूरत हो सकती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैग्नेट ब्रेन जो है इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जहां पे आपको क्या मिलता है, किंडरगार्टन से 12th के सभी सब्जेक्ट महत्वपूर्ण रूप से मिलते हैं। और इसकी वेबसाइट जो है www.magnetbrains.com पे जाके आप क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, सीबीएसई स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं और वहां से मेरे साथ इतिहास और राजनीति विज्ञान के सारे कोर्सेस क्रमवार एक एक करके देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, उसमें सेलेक्ट करके आप चैप्टर्स भी देख सकते हैं जो आपको बहुत क्या क्या इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। वहां सीबीएसई और एनसीईआरटी पर पूरा डिपेंडेंट पूरा आपको सिलेबस मिल जाएगा। सब्जेक्ट का कंप्लीट आपको वन शॉट रिवीजन मिल जाएंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ठीक है, एक बार में पूरा वन शॉट रिवीजन, एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये और कंटेंट वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो आपको मिलेंगे, यानी बहुत कुछ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सारी की सारी चीजें निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वहां से आप सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, इस प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं जहां पर हिस्ट्री का हमने पहले सिलेबस ओवरव्यू किया है और बाद में सारे चैप्टर्स एक एक करके उसमें डाले हैं। पॉलिटिकल साइंस भी वहां आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि कक्षा 6 से 12 तक हिंदी मीडियम में खास करके मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपके लिए निःशुल्क शिक्षा लेकर आया है। आपको सारी वीडियोस फ्री मिलती रहे, सब कुछ मिलता रहा है एग्जामिनेशंस के लिए। इसके लिए आपको बस ये करना है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ठीक लगे जरूर कमेंट करिए, हमें बताइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और चीजें हम लेकर आते रहें। स्टेट बोर्ड्स के लिए भी अलग से वीडियोस आने लगे हैं, शुरू हो चुके हैं। राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। सारी चीजें शुरू हो रही हैं, तो आप जरूर उससे जुड़िए, उसको देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।